नमस्कार, मैं डॉक्टर तपन भादविया लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लागत के दूसरे तत्व लेबर या वेजेज में वेज पेमेंट के मेथड्स पर डिस्कशन करेंगे। इसी को अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट भी कहा जाता है। वेज पेमेंट के मेथड्स में हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न विधियों के तहत वेजेस की गणना की जाती है, उनका भुगतान किया जाता है और तुलनात्मक रूप से संस्था के लिए या एम्प्लॉय के लिए कौन सी वेज पेमेंट का जो मेथड है वो उत्तम होगा। इस बात को आज हम कुछ कंप्यूटेशन के फार्मूले और साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। कर्मचारी लागत का लेखांकन और नियंत्रण, अगर हम इस संदर्भ की कुछ बात करें तो कर्मचारी या श्रम लागत मानव से संबंधित होती है, अतः श्रम लागत के नियंत्रण के लिए हमें मानवीय व्यवहार को भी समझना पड़ेगा। श्रम लागत के नियंत्रण से आशय यह नहीं है कि मजदूरी बिलों की राशि पर नियंत्रण रखा जाए और प्रत्येक श्रमिक की मजदूरी कम करके रखी जाए, वरन इसका मतलब यह है कि श्रम लागत पर नियंत्रण करके श्रम उत्पादन या उत्पादकता में वृद्धि करते हुए प्रति इकाई उत्पादन की लागत को भी न्यूनतम रखने से है। और लागत किस प्रकार से हम वेजेस का भुगतान कर रहे हैं, श्रमिकों को या कर्मचारियों को भुगतान कर रहे हैं और उसकी इफेक्टिव रेट क्या आ रही है, इसके लिए हमें विभिन्न भुगतान की विधियों को समझना पड़ेगा। आपके सामने ये चार्ट पे मजदूरी भुगतान की विभिन्न विधियां और प्रेरणात्मक योजनाएं हैं। पहले पार्ट में आप देख रहे हैं मजदूरी भुगतान की विधियां समय दर के आधार पर और कार्य दर के आधार पर। कार्य दर की विधियां फिर वापस पीस रेट मेथड्स को भी सरल, विभेदात्मक और गारंटीड वेजेस के रूप में बांटा गया है। इसी प्रकार से प्रेरणात्मक योजनाओं में दो प्रकार की योजनाएं हैं, प्रायः व्यक्तिगत प्रेरणा पहला और सामूहिक प्रेरणात्मक योजना दूसरा। इस प्रकार व्यक्तिगत प्रेरणा योजना में भी काफी सारे आप देख रहे हैं हिस्से हैं। बहुत सारे लोगों ने, व्यक्तियों ने, विद्वानों ने अपने आधार पर, रिसर्च के आधार पर ये पेमेंट के तरीके सुझाए हैं। कार्यदर के आधार पर, समय दर के आधार पर, कार्यदर और समय दर दोनों के आधार पर व्यक्तिगत प्रेरणा योजना है कि व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ और अधिक प्रीमियम मिलना चाहिए, इस बात पर आधारित है ये। इसी प्रकार से सामूहिक प्रेरणात्मक योजना, जहां पर हम ग्रुप में काम को बांट देते हैं कि ये काम इस पर्टिकुलर ग्रुप को करना है, उस समय में ये प्रेरणात्मक योजनाएं जो आपके सामने प्रिस्टमैन योजना, स्कैनर वगैरह योजना है, उनको लागू किया जाता है। इनमें से कुछ भुगतान विधियों और प्रेरणात्मक योजनाओं को आज हम समझने का प्रयास करते हैं आने वाली स्लाइड्स में। भुगतान विधियों में पहले हमने लिया है समय एवं कार्यदर मजदूरी व्यवस्था क्या होती है और उसमें भुगतान किस प्रकार से किन विधियों के द्वारा किया जा सकता है। जैसी भी संस्था इनमें से चयन करे कि उसके लिए कौन सी लाभकारी है और मजदूरों की उत्पादकता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है और लागत कम की जा सकती है, संस्था इनमें कंपैरिजन करके निर्णय ले सकती है कि किस प्रकार से मजदूरी भुगतान की व्यवस्था उस पर्टिकुलर संस्था में लागू की जाए। समय दर मजदूरी, टाइम रेट वेजेज, इसमें वेजेज की गणना करने के लिए एक्चुअल आवर्स जो वर्क किए हैं कर्मचारी ने, जिसको हम एटी भी कह सकते हैं, कुछ बुक्स में इसको एच भी कहा है एक्चुअल आवर्स के लिए, तो एक्चुअल टाइम को आवरली वेजेज रेट से गुणा कर दें, जिसको आर कह लें या ए आर कह लें, एक्चुअल रेट ऑफ वेज पेमेंट, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वेजेज ये आ जाएगा। इसी प्रकार से जो कार्य दर मजदूरी है उसमें तीन है, वास्तव में हमने इसको 2, 3 और 4 भाग में लिखा हुआ है। पहली कार्यदर है साधारण कार्यदर मजदूरी या सिंपल पीस रेट वेजेस। इसमें वेजेस की गणना करने के लिए कर्मचारी ने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, कितनी उत्पादन उसने किया है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड को पर यूनिट रेट या पीस रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वेजेस बन जाता है। इसी प्रकार से विभेदात्मक कार्यदर मजदूरी या डिफरेंशियल पीस रेट वेजेस, इसमें दो प्रकार से भुगतान किया जाता है। पहले प्रमाप कार्य को निर्धारित किया जाता है
और फिर देखा जाता है कि प्रमापित कार्य से जो निर्धारित कार्य है कि इतने समय में उसको इतना काम कर लेना चाहिए था, इतना इकाइयों का उत्पादन कर लेना चाहिए था, उससे कम इकाई का भुगतान करने, कम इकाई उत्पादित करने पर लो रेट से और अधिक उत्पादन करने पर हाई रेट से पेमेंट किया जाता है। और गणना ऐसे करेंगे, वेजेस को कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाई पर यूनिट रेट, और पीस रेट लो पीस रेट नीची दर से भुगतान होगा अगर प्रमाप कार्य से कम हुआ है। और नीचे वाले फार्मूले में आप देखें, अगर प्रमाप से अधिक कार्य हुआ है तो नंबर ऑफ यूनिट्स को जो प्रोड्यूस किए हैं उसको गुणा किया जा रहा है किससे, हाई पीस रेट से, हाई पीस यूनिट रेट या हाई पीस रेट से उसको गुणा करके हम कुल भुगतान की राशि ज्ञात कर सकते हैं। इसी कार्यदर में एक और है दैनिक गारंटी के साथ कार्यदर मजदूरी, यानी कि उसका भुगतान तो कार्यदर के आधार पर ही होता है, परंतु साथ में ये भी गारंटी है कि मिनिमम टाइम वेज पेमेंट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें वेजेस को कैलकुलेट करने के लिए दोनों विधियों को काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि वेजेस कैसे निकलेगा, टाइम रेट वेजेस जो हमने ऊपर देखा है पहले नंबर पर वो, और सिंपल पीस रेट वेजेस जो हमने दूसरे नंबर पर देखा है वो, इन दोनों की गणना करें और दोनों में से जो ज्यादा है वो भुगतान किया जाएगा श्रमिक को। टाइम रेट, पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट, इनको हम इस एग्जांपल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। सवाल आपके सामने है, एक क्वेश्चन लिया है हमने, विधियों को कैसे अप्लाई किया जाता है उसको समझने के लिए। ए और बी दो कर्मचारी हैं, सरल कार्यदर और विभेदात्मक कार्यदर विधि के अनुसार उनका वेजेज अपने को ज्ञात करना है। सामान्य दर प्रति घंटा है ₹1.80, यानी 1 घंटे अगर व्यक्ति काम करेगा तो ₹1.80 उसको भुगतान किया जाएगा। प्रति इकाई प्रमाप समय 20 सेकेंड, यानी कि 20 सेकेंड में 1 इकाई उत्पादन हो जानी चाहिए। अगर अपन 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, यानी कि 20 का 3 गुना। तो उसका 1 मिनट में उत्पादन हो जाना चाहिए 3 इकाइयों के बराबर। इस प्रकार से गणना करते हैं हम। विभेदात्मक दरें, अगर प्रमाप उत्पादन से कम काम किया है तो 80 और प्रमाप से ज्यादा के लिए काम किया है तो 120। अगर प्रश्न में ये प्रतिशत ना भी दे रखे हो तो प्रायः हम विभेदात्मक में 80 लोअर रेट मानते हैं और 120% कर दें उसी सामान्य पीस रेट का तो उसको हम हाई रेट कहते हैं। 8 घंटों के एक दिन में ए ने 1300 और बी ने 1500 इकाइयां उत्पादित की हैं। तो नीचे हम इसके कैलकुलेशन देख रहे हैं। पीस पर मिनट, अभी हमने देखा था ऊपर कि 60 सेकेंड में 3 इकाइयां वो बना लेगा, क्योंकि 20 सेकेंड में 1 इकाई वो बनाता है। यूनिट्स पर आवर, 1 घंटे में कितनी इकाइयां बन जाएंगी, तो वापस 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट 3 इकाइयां बननी है, तो 60 को 3 से गुणा कीजिए, 180 यूनिट्स उसको हर घंटे बनानी है। ये उसका कहलाएगा स्टैंडर्ड आउटपुट 1 घंटे का, 180 इकाइयां। नॉर्मल पीस रेट कितनी है, ₹1.80 हम भुगतान करते हैं कितनी इकाइयों के लिए, 180 इकाइयों के लिए, क्योंकि 1 घंटे की दर है और 1 ही घंटे का उत्पादन हमने लिया है। तो पर यूनिट रेट हो गई उसकी 0.01, 1 पैसा। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर 8 आवर्स कितना हो जाएगा, अगर 1 घंटे का उत्पादन 180 है तो 8 घंटे का उत्पादन 1440 हो जाएगा। ए ने 1300 और बी ने 1500 वास्तविक इकाइयां एक्चुअल आउटपुट हमें दिया है। अर्निंग अगर अपन निकालें स्टेट पीस रेट के आधार पे तो 1300 ए के लिए 1300 इकाइयां, प्रति इकाई की दर है 0.01, तो 13 रुपया उसका भुगतान हो जाएगा 8 घंटे का। इसी प्रकार से बी के लिए 1500 इकाइयों को अगर 0.01 से गुणा करें तो 15 रुपए का भुगतान हो जाएगा उसका 8 रुपए का। तो ए का 13 रुपया और बी का 15 रुपया प्रति घंटा उसके उत्पादन के आधार पर भुगतान अगर अपन कर दें तो अर्निंग्स उसकी जो डिफरेंशियल पीस रेट है अगर उसके आधार पे निकालें तो ए ने उत्पादन किया है 1300 जो कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1440 से कम है, तो जो सामान्य दर है 0.01 उसका 80% ही लो रेट के आधार पर, मतलब 0.01 का 80% कर लें तो ये लो रेट हो गई। इसको 1300 से उत्पादन से गुणा कर दें तो 10 रुपया 40 पैसा बनता है। इसी प्रकार से बी में चूंकि उसने प्रमापित उत्पादन से ज्यादा उत्पादन किया है तो 120% करेंगे हम नॉर्मल पीस रेट का। पीस रेट है पर यूनिट रेट है 0.01, इसका 120% करें
ये हो गई हाई रेट, और इसको गुणा कर दें हम उसका उत्पादन से 1500 इकाइयों से, तो 18 रुपया भुगतान बनता है बी का। ये दोनों दरें पूछी है। अगर हमें समय दर पूछी हो तो बड़ा स्पष्ट सा है कि 1 घंटे का 1 रुपया 80 पैसा दिया जा रहा है प्रत्येक को, तो 8 घंटों के लिए कितना दिया जाएगा, तो 8 घंटों से दोनों को गुणा कर दे। दोनों ही कर्मचारियों ने 8-8 घंटे एक्चुअली काम किया है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1.8, ये जो भी प्रोडक्ट उनका बनता है, गुणनफल जो बनता है, वो भुगतान हो जाएगा दोनों कर्मचारियों को। अभी हमने 2 नंबर स्लाइड पर देखा कि विभिन्न प्रकार की प्रेरणात्मक योजनाएं होती हैं। उनमें से कुछ व्यक्तिगत प्रेरणात्मक योजनाएं हैं, और व्यक्तिगत प्रेरणात्मक और कुछ सामूहिक प्रेरणात्मक योजनाएं हैं। व्यक्तिगत प्रेरणात्मक योजनाओं में भी वापस कुछ कार्यदर पर आधारित हैं, जैसे कि मेरिक या टेलर। कुछ समय पर आधारित हैं, जैसे कि रोमन, हल्से वगैरह। तो आज हम उन प्रेरणात्मक योजनाओं में व्यक्तिगत प्रेरणात्मक योजना ले रहे हैं, और उन में भी जो समय दर पर आधारित हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, और इसी के संदर्भ में इसके नियम और कुछ सवालों को भी हल करने की कोशिश हम करेंगे। समझेंगे कि किस प्रकार से इसमें गणना की जाती है, और वेजेज की रेट कैसे निकाली जाती है, या इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट की जाती है। इसमें पहला है हॉलसे प्रीमियम योजना, स्थिर भाग योजना इसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट में। इसका मतलब यह है कि जो भी कुल मिला के उसको प्रेरणा के कारण अधिक उत्पादन किया है, उसके कारण जो मजदूरी मिलनी चाहिए थी, उसका एक निश्चित स्थिर भाग ही उसको बोनस के रूप में मिलता है। यहां पर आप फॉर्मूला देखें तो वेजेस को कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल टाइम टेकन 80, जो हमने अभी पीछे समझा है, आवरली वेजेस रेट आर, इन दोनों को गुणा कर दें तो वेजेज आ जाएगा। और बोनस अगर हालसे प्रीमियम योजना है तो इसमें बोनस दिया जाएगा 50% ऑफ द प्रीमियम, 50% प्रीमियम का। प्रीमियम कैसे निकाले गए, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, ST माइनस 80। इसी को हम टाइम सेव्ड भी बोल सकते हैं, बचाया गया समय। तो बचाए गए समय की पहले कैलकुलेशन कर लें, फिर उसको रेट से गुणा करें, वेजेस रेट से जो समय दर है, और उसका 50% कर लें तो ये बोनस हो जाएगा। और फिर वेजेस जो बेसिक वेजेस है वास्तव में, उसको और बोनस को दोनों को जोड़ लें तो टोटल वेजेस या टोटल अर्निंग्स उसकी हो जाएगी वेजेस प्लस बोनस। इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग अगर हमें निकालनी है तो क्या करें, ये जो टोटल वेजेस आया है या टोटल अर्निंग्स आई है, उसमें एक्चुअल टाइम उसने कितने काम किया है उसका अगर हम भाग दे दें तो ये उसकी इफेक्टिव रेट, आर्ली रेट कंप्यूट हो जाएगी। इसी प्रकार से जैसे ये हाल से प्रीमियम है जो प्रचलित है, दूसरी हाल से वेयर है। हाल से प्रीमियम योजना जो ऊपर वाला हमने अभी अभी समझा है, इसमें स्थिर जो भाग है वो 50% प्रीमियम का दिया जाता है बोनस के रूप में, और हाल से वेयर में उसी जगह पर 30% है, बचाए गए समय के भुगतान का 30% बोनस इसमें दिया जाता है। वेजेस कंप्यूट करने का तरीका अभी भी वही है, एक्चुअल टाइम को आवरली वेजेस रेट से गुणा करें, बेसिक वेजेस को बोनस के साथ में जोड़ दें तो टोटल अर्निंग्स आ जाएंगी। हलसे और हलसे वेयर के बाद में दूसरी एक और, या यूं कह लें तीसरी एक और प्रचलित योजना है, वो है रोमन प्रीमियम योजना। इसमें परिवर्तनशील भाग योजना है। जो प्रीमियम बनता है उस प्रीमियम को प्रपोर्शन में दिया जाता है, बचाए गए समय और प्रमाप समय के प्रपोर्शन में वो दिया जाता है प्रीमियम। इसमें वेजेस की गणना अगर हमें करनी है तो एक्चुअल टाइम टेकन, जो उसने समय लगाया है, एक्चुअल आवर्स भी बोल सकते हैं इसको हम, उसको आवरली रेट से गुणा करते हैं तो ये वेजेस या बेसिक वेजेस आ जाएगी। बोनस कैलकुलेट करेंगे, ST माइनस 80 आप देख रहे हैं यहाँ पर। ST स्टैंडर्ड टाइम में से एक्चुअल टाइम को माइनस कर दें तो इसे बोलते हैं टाइम सेव्ड, TS भी बोल सकते हैं इसको। बचाए गए समय में भाग लग रहा है किसका, ST का, तो ये इसी को बोलते हैं हम बचाए गए समय और प्रमापित समय के अनुपात में वेजेज का मतलब 80 इंटू आर, 80 इंटू आर का बचाए गए समय और प्रमापित समय के अनुपात में जो भुगतान किया जाए वो बोनस कहलाएगा रोमन योजना में। टोटल अर्निंग का मतलब वही, वेजेज और बोनस दोनों को जोड़ लीजिए। और इफेक्टिव रेट एक ही तरीके से निकाली जाती है, वो है
जो टोटल अर्निंग्स हुई है उसमें एक्चुअल टाइम का भाग दे दें तो प्रति घंटा इफेक्टिव रेट पेमेंट की क्या हो रही है ये ज्ञात हो जाती है। जब भी हम इफेक्टिव रेट निकालें तो ध्यान रखें, कंपैरिजन अगर हमें योजनाओं में करना है तो ये ध्यान रखें कि हमें एम्प्लॉयर नियोक्ता की तरफ से ये देखना है, निर्णय लेना है, या एम्प्लॉय की तरफ से लेना है। क्यों कि एम्प्लॉयर को जो लाभप्रद योजना होगी वो एम्प्लॉय के लिए कम लाभप्रद योजना होगी, तो विपरीत निर्णय हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि प्रश्न में जब भी पूछा है तो वो नियोक्ता के लिए कौन सा बेहतर है प्लान या कर्मचारी के लिए कौन सा बेहतर है प्लान, उसको ध्यान में रखते हुए ही कंपैरिजन करें और निर्णय लें। एक सवाल और लेते हैं इसी चीज को। प्रश्न में लिखा हुआ है ए और बी दो फैक्ट्री हैं और उनकी तुलनात्मक कारखाना लागत हमें ज्ञात करनी है। आपको याद हो तो पहले हम वीडियोस में किस प्रकार से कारखाना लागत ज्ञात की जाती है, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट कैसे ज्ञात की जाती है, इसको शुरू के वीडियोस में हम समझ चुके हैं। मैं दोहरा दूं कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को जोड़ लीजिए प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री एक्सपेंसेस जोड़ दें तो ये वर्क कॉस्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे इस सवाल को अगर आप देख रहे हैं तो मजदूरी भुगतान की विधि हेल्थ से है 50% ए फैक्ट्री के द्वारा और बी के द्वारा रोवन प्लान है। उपकार्य के लिए जो प्रमाप समय या स्टैंडर्ड टाइम एसटी है वो रेस्पेक्टिवली 250 आवर्स एंड 240 आवर्स फॉर ए एंड बी फैक्ट्री। एक्चुअल टाइम जो लिया है ए फैक्ट्री में 200 घंटे और बी फैक्ट्री में 210 घंटे। मजदूरी की दर प्रति घंटा जिसके हम आर कह रहे हैं वो 2.5 रुपया 2.5 और 3 रुपीज रेस्पेक्टिवली फॉर फैक्ट्री ए एंड फैक्ट्री बी। उपकार्य में सामग्री की लागत यह हमें सीधे ही दे रखी है 1000 इस सामग्री की लागत में हम वेजेस कॉस्ट अभी हमने जो पिछली स्लाइड पे समझा है उस प्रकार से कंप्यूट करेंगे, मटेरियल में जोड़ेंगे और नीचे लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये हम उस वेजेस का 150% कर लेंगे तो फैक्ट्री ए में कारखाना उपरिव्यय आ जाएगा और वेजेस जो ज्ञात किया है फैक्ट्री बी में रोवन प्लान के आधार पर उसका 133.33% कर लेंगे तो ये इसका फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। जो जोड़ देंगे अगर हम मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स को जोड़ लेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हम दोनों फैक्ट्रीज के लिए वेजेस की कंपैरिजन कर लेते हैं और उसमें भी आप देख रहे हैं स्लाइड पे पहले फैक्ट्री ए एक साइड में, बी दूसरी साइड में। पहले बोनस की कैलकुलेशन की है फैक्ट्री ए में हेल्थ प्लान के अनुसार तो ST माइनस 80 इंटू आर इसका 50% कर लें तो ये कैलकुलेशन सामने है। बचाया गया समय है 250 में से 200 को घटा दें तो 50 घंटे, 2.5 रुपए प्रति घंटे से इसको वेजेस पेमेंट हो रहा है तो ये टोटल प्रीमियम बनता है, उसका 50% पेमेंट किया जाता है तो 62.5 रुपीज पेमेंट किया जा रहा है फैक्ट्री ए में। इसी प्रकार से बी में देखें तो रोवन प्लान है इसमें और ST माइनस 80 अपॉन ST यहां पर लेंगे तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी इसी प्रकार से फार्मूले में वैल्यू पुट करने पर 78.75। टोटल वेजेस अगर हम निकालें तो टाइम वेजेस इसका ले ले प्लस बोनस जो ऊपर कंप्यूट किया है वो जोड़ ले। टाइम वेजेस 200 घंटे उसने काम किया है 2.5 रुपए के हिसाब से कर रहे हैं तो 500 रुपया और 62 रुपया 50 पैसा उसका बोनस 562.5। ठीक इसी प्रकार से फैक्ट्री बी में 708.75 वेजेस बनता है तो ए फैक्ट्री में 562 रुपए 50 पैसा और बी फैक्ट्री में 708 रुपए 75 पैसा पेमेंट किया जा रहा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल दोनों की दे रखी है उसमें वेजेस को जोड़ लीजिए। अगर हम इन दोनों को सेपरेट से जोड़ लें तो इन दोनों का सम जो कहलाएगा, योग जो कहलाएगा वो प्राइम कॉस्ट या मूल लागत हो जाएगी। उसमें फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ दें तो ये वर्क कॉस्ट आ जाएगी। ये क्रमशः पहली फैक्ट्री के लिए 2406.25 और दूसरी के लिए 2553.75। एक और सवाल लेते हैं और जो चारों विधियां हमने अभी आज देखी हैं पहले भी पूर्व के सवालों में भी और उसके संदर्भ के नियमों को भी, तो उनको वापस एक सवाल में ले लेते हैं। एक कारखाने में 48 घंटों के एक सप्ताह में, एक सप्ताह अगर है तो 48 घंटे काम होगा उसके हिसाब से 1.80 रुपया प्रति घंटे गारंटी मजदूरी दी जाती है। प्रति घंटा आवरली रेट उसकी 1.8 है। गति और समय अध्ययन से यह अनुमान लगाया गया कि एक उत्पाद की एक इकाई बनाने में 20 मिनट का समय लगता है। तो यह प्रमापित समय हो गया कि 20 मिनट में एक इकाई के लिए 20 मिनट या 20 मिनट में बनानी चाहिए उसको एक इकाई, ये प्रमापित हो गया। सामान्यतः
इसको प्रमापित समय या प्रमापित इकाई है, इकाइयों में निकाले तो इकाई कहते हैं। इस प्रश्न में ये दे रखा है कि इस स्वीकृत समय को 25% से बढ़ा दिया गया। तो अब हम ये कहेंगे कि 20 मिनट की जगह 20 मिनट का 25% और जोड़ दें, उसमें 5 मिनट और जोड़ दें, तो 25 मिनट में एक इकाई बनानी चाहिए उसको, या एक इकाई बनाने में 25 मिनट लगने चाहिए। ये प्रमापित समय और प्रमापित उत्पादन कहला जाएगा। इस प्रकार से हम गणना कर लेंगे। एक सप्ताह में यानी कि 48 घंटे में ए ने उस उत्पाद की 180 इकाइयां उत्पादन की। ये वास्तविक उत्पादन है, उसके द्वारा किया गया उत्पादन निकाल लेना चाहिए। निम्नलिखित विधियों से उसकी मजदूरी की गणना कीजिए और समय दर, गारंटी मजदूरी के साथ कार्य दर, हालसी और रोवन के अनुसार उसको अपने को कितना भुगतान करना है वो कंप्यूट करना है। तो वर्किंग नोट वापस से एक बार देख ले। सबसे पहले यही कर ले कंप्यूटेशन। फार्मूले में जो वैल्यूज पुट की जानी है उनको पहले कैलकुलेट कर ले, सवाल को ध्यान से पढ़े। और 80 उसने बतला रखा है एक सप्ताह या फिर 48 घंटे। आवरली रेट प्रश्न में सीधा दे रखी है ₹1.80 प्रति घंटा। एक इकाई को बनाने में 20 मिनट लगता है और 25% उसको बढ़ा दिया जाता है, तो स्टैंडर्ड टाइम एक यूनिट का हो गया 25 मिनट। और अगर मिनट को घंटों में कन्वर्ट कर लें तो 25/60 कर लें, फिर 5/12 कह लें इसको, ये घंटों में कहलाएगा। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन प्रति सप्ताह 48 घंटे में कितना हो जाएगा? तो एक घंटे में कितना प्रोडक्शन होता है? तो 48 घंटे में कितना प्रोडक्शन होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर अपन कैलकुलेट करें तो 48 मल्टीप्लाइड बाई 12/5। ऊपर हमने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड टाइम जो है एक इकाई के लिए 5/12 आवर, एक इकाई के लिए। उल्टा बोल रहे हैं इसको, अगर अपन 5/12 घंटे में बननी चाहिए एक इकाई, तो 48 घंटे में बनेगी कितनी इकाइयां? तो 115.2 यूनिट्स बन जाएंगी। इसी प्रकार से स्टैंडर्ड टाइम अगर अपन निकालें तो 48 घंटे हैं, उसको उत्पादन करना चाहिए। प्रमापित उत्पादन जो है वो 115.2 यूनिट से 48 घंटे में, तो 180 इकाइयां उसने बनाई है, तो 180 इकाइयों के लिए उसको कितना समय मिलना चाहिए? 115.2 इकाइयों के लिए उसको मिल रहा है 48 घंटा, तो 180 इकाइयों के लिए उसको कितना समय मिलना चाहिए? तो ये 75 आ जाएगा। पर यूनिट रेट अगर अपन निकालें तो 1.8 पर आवर रेट है, 2.4 यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस की जाती है, ये हमने सेकंड लाइन में कैलकुलेट कर लिया था। तो 75 पैसा प्रति इकाई दर हो जाएगी। पीस रेट इज 0.75 रुपी पर यूनिट। आगे इसको कैसे अरेंज करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं वो देखते हैं। चारों विधियों से हमें वेजेस कितना भुगतान किया जाएगा ये ज्ञात करना है। टाइम रेट के लिए 80 इंटू आर, 80 को मल्टीप्लाई करें आर से, 48 इंटू 1.8, इट इज 86.4 रुपीज, ये टाइम पेमेंट। इसी प्रकार से अगर अपन पीस रेट के आधार पर दें तो उसको एक इकाई के लिए 20 मिनट दिया जा रहा है, जिसमें 25% प्रश्नानुसार जोड़ दें तो एक इकाई के लिए 25 मिनट दिया जा रहा है। तो एक घंटे में कितनी इकाइयां वो बनाएगा? 60/25 जितना भी आता है वो पीसेस, इतने यूनिट्स वो एक घंटे में बनाएगा। तो पीस रेट कितनी हो गई? ₹1.80 उसको एक घंटे का दिया जाता है और एक घंटे में इकाइयां वो बनाता है 60/25, 60/25। सो द पीस रेट इज 0.75 पर यूनिट। उसकी अर्निंग हो जाएगी 180 को 0.75 से मल्टीप्लाई कर ले 135। और अगर गारंटी मजदूरी है तो पीस रेट और टाइम रेट दोनों में से जो ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर कार्य दर ही ज़्यादा है, पीस रेट ही ज़्यादा है, तो 135 रुपये उसको दिया जाएगा। हेल्थ प्लान के तहत अगर हम उसकी कैलकुलेशन करें तो टाइम सेव्ड निकाल लें। स्टैंडर्ड टाइम हमने कंप्यूट पहले भी किया था, ये सामने है 75। एक्चुअल टाइम उसमें से 48 को माइनस कर दें तो ये टाइम सेव्ड हो जाएगा। इसका 50% वेजेस की रेट 1.8 से गुणा करके, तो बोनस बनता है 24.3 और 80 इंटू आर का यानी कि बेसिक वेजेस बनता है
410.70 हेल्से प्लान में। अगर अपन रोवन प्लान से कैलकुलेट करें तो 80 इंटू आर जो आप देख रहे हैं पहले, ये बेसिक वेजेज है, और उसके बाद में ST माइनस 80 अपॉन ST यानी कि बचाए गए समय और प्रमापित समय के अनुपात में मजदूरी का बोनस दिया जाता है। 80 इंटू आर इसमें कर लें तो ये जो 80 इंटू आर है वो 48 इंटू 1.8 और जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 75। इसमें से 80 48 को माइनस कर दें, ये जो डिफरेंस आया है बचाया गया समय कहलाएगा। इसमें हम 75 यानी ST का भाग दे दें 80 48 और R 1.8 से गुणा करें तो ये 86.4 बेसिक और 31.10 बोनस आ जाएगा। तो कुल मिला के वेजेस का भुगतान रोवन प्लान के अनुसार 117.50 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की भुगतान की योजनाएं, चाहे वो प्रेरणात्मक हो तो वो, चाहे वो सामान्य समय दर या पीस रेट हो, उसके आधार पर कैलकुलेशन करते हैं। जब भी हमें प्रेरणात्मक योजना हो तो हमें प्रमापित समय और प्रमापित उत्पादन, ये दोनों को बड़ी सावधानी से कैलकुलेट कर लेना चाहिए। साथ ही अगर पीस रेट है तो प्रति इकाई भुगतान कितना किया जा रहा है ये भी कैलकुलेट कर लें। ये पहले कैलकुलेट करने के बाद में विधियों को अप्लाई करें और उसमें जगह पर वैल्यू को पुट करें तो आसानी से हम सारी कैलकुलेशन कर पाएंगे। थैंक यू।